आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यूपीएससी के प्री में और या फिर स्टेट एग्ज़ाम के प्री में एक क्वेश्चन इससे रखा ही रहता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम बेसिक जानकारी दे दें। ये पार्टिकल इसका जो है ये डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में आता है और इसमें जो आर्टिकल है वो 36 to 51 तक आते रहते हैं। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए, पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पहली बात तो ये जब इसको लाया गया, इसको भीमराव अंबेडकर ने, ये नॉन जस्टिसेबल नेचर है। नॉन जस्टिसेबल का नेचर है कि इसको आपके ऊपर थोपने के लिए या फिर आपके ऊपर इन्फोर्स करने के लिए आप इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भैया ये बात क्यों नहीं मान रहे डीपीएसपी का। फंडामेंटल राइट्स के केस में वो इन्फोर्सेबल होता है, दैट इज़ उसके लिए सरकार कोर्ट जा सकती है, उसका वो अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी में ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात जब पहले पैराग्राफ में आएंगे तो पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि ये जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई है। ठीक है, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैड कॉपीड फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से करवाया गया। भीमराव अम्बेडकर ने इसे नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला एंड फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों मिलके फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज परमात्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1977 जो कि कॉपी किया गया था, स्पेसिस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। ठीक है, अब आता है इसके फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स के बारे में इसका ये है कि पहले तो ये नॉन जस्टिसेबल है, हम बता चुके हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, हम बता चुके हैं, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकता, कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि भैया ये बंदा क्यों नहीं ये चीज़ कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आर्टिकल 37 में ये बोला गया है कि दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री and it shall be duty of the state to apply this principle in making laws। ठीक है, इसको जैसे नहीं होता माँ बाप के कुछ वर्ड होते हैं कि पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, ये कहीं थोपा नहीं गया है तुमको पढ़ने के लिए, मतलब मारा पीटा नहीं जाएगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो तुम्हारे अच्छाई के लिए। सेम डीबीएसपी वही होता है कि आप पे चीज़ें थोपी नहीं गई, लेकिन वो जो भी चीज़ें हैं वो आपके अच्छाई वेलफेयर के लिए ही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये जो है इसको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट से लिया गया है। ठीक है, इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इशूड टू द गवर्नर जनरल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था, लेकिन अब क्या है वो मेनली जो है अब नाउ इडेज जो है द ओनली डिफरेंस दैट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लीगल एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट पॉइंट का देख लो, स्टेट ये बोला गया है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 3 फंडामेंटल राइट की तरह सेम है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, देख लो। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, फंडामेंटल राइट आपको पॉलिटिकल सिक्योरिटी देती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों चीज़ देती है। दे एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट ऑफ ए पुलिस स्टेट, जो कि कॉलोनियल एरा में था। ठीक है, फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल प्रोग्राम। ठीक, ये हो गया। कोर्ट हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको मानना ही नहीं, इसको बहुत मानना जरूरी है भैया। अब देखो अब मेन मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसके आर्टिकल से बनेगा। ठीक है, 38 to 51 तीन आर्टिकल है, उसको तीन भाग में डिवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डिवाइड किया गया है, इसे जो अपने सहूलियत के हिसाब से डिवाइड किया गया है 38 to 51। तो पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल। ठीक है, तीसरा है लिबरल। अब आर्टिकल मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पीछे जो है अगर वन लाइन वर्ड में आपको याद करना पड़ेगा तो ये सब आर्टिकल है, जो आपको सहूलियत पड़े मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक,
तो पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। तो इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 है। ठीक है, तो 39A तुम्हारा वेलफेयर ऑफ पीपुल है, नॉर्मल तुम्हारा वेलफेयर ऑफ पीपुल है। ठीक है, 49 सॉरी 38 हो गया। 39 तुम्हारा इसमें ये बताते हैं कि इक्वल पे, इक्वल वर्क, लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। 39A तुम्हारा जस्टिस इक्वलिटी को बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल हेड टू द पुअर। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा 41। ठीक है, 41 बोलता है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सम ऑफ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब कि बूढ़ा हो जाना, अनएम्प्लॉयड है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है वो। ठीक है, 42 क्या है, जो वर्किंग कंडीशन है और मैटरनिटी लीव है वो 42 में आती है। 43 देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, 43, 43A, 43B। 43 और 43A तुम्हारा सोशलिस्ट में आता है। 43 बोलता है कॉटेज इंडस्ट्रीज या फिर वर्किंग कंडीशन, वेजेस, ये सब के बारे में बताता है। 43A तुम्हारा बताता है कि जो वर्कर हैं उनकी यूनियन जो हो वो मैनेजमेंट में हिस्सा हो। ठीक है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा हो। उसके बाद 47 बताता है कि भैया अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन चीज़ खाओ, इंटॉक्सिकेंट मत खाओ जो तुम्हारी सेहत को ख़राब करे, तुमको ये बोलता है। ठीक है, फिर आता है गांधी प्रिंसिपल, जो गांधी के मेन मोटिव थे। आर्टिकल 40 दैट इज़ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 दैट इज़ विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43B दैट इज़ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 46, 47, 48। 47 तुम्हारा इंटॉक्सिकेंट लेने से के लिए मना करते हैं। 48 तुम्हारा 46 तुम्हारा SC/ST प्रमोशन ऑफ SC/ST इन वीकर सेक्शन, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, और 48 तुम्हारा एनिमल हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काऊ एंड एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक अपनाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये बोलता है। ठीक है, गांधी एम्बिशन। अब आता है लिबरल में। लिबरल में क्या है, लिबरल आप ऐसे भी पढ़ सकते हो जो आपको सहूलियत पड़े, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बस उसके बाद पढ़ना। ठीक है, लिबरल में देखो पहले तो 49, 50, 51। 51 तुम्हारा इंटरनेशनल पीस एंड ओबे इंटरनेशनल लॉ। 50 तुम्हारा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। 49 तुम्हारा 49 तुम्हारा जो मोनूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, उनकी रक्षा करना, ये सब करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी इज्जत देना, ये है तुम्हारा। ठीक है, अब आता है 48A। 48 में था कि एनिमल हस्बेंड्री और ये सब था। 48A में है कि फॉरेस्ट लाइफ को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाना है। ठीक है, ये दोनों हम बता चुके हैं। 44 बता चुका हूँ। 45 इंपॉर्टेंट है। 45 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सब नए नए अमेंडमेंट है, बता दूंगा अभी इसके बाद जो टॉपिक है। 45 में क्या बोला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, स्टार्टिंग में जो बच्चों को मिलना चाहिए वो मिलता है अप टू 6 ईयर एंड फ्री एजुकेशन अप टू 6 ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आए हैं, तो पहले तो 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या आए थे, 39 आए थे। ठीक है, 39A आए थे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, बस आपको ध्यान रखना है। 43A आए थे एंड 48A आए थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ। 44 अमेंडमेंट एक्ट में तुम्हारा 38 आया था। 86 अमेंडमेंट एक्ट में आपका 45 आया था एंड 97 अमेंडमेंट एक्ट में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज 43B आया था। ठीक, अब आते हैं सैंक्शन बिहाइव डायरेक्टरी प्रिंसिपल BN राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे। देखो राइट ऑफ इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। मैं बता चुका हूँ, जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट है, नॉन जस्टिसेबल तुम्हारा DPSP से बार बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल, वही लाइन लिखा हुआ है, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री सेल्फ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल मेकिंग लॉ। बट देखो द रियल फोर्स, ये देखो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब क्या है कि भैया हर 5 साल आप इसको ओबे नहीं कर रहे हो, आप इसको नहीं मान रहे हो, कोई भी DPSP को आप नहीं मान रहे हो, कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हो, तो आपको हर 5 साल बाद जवाब देना है जनता का।
तब जनता चूज कर लेगी। इसीलिए इसे बोला गया है द रियल फोर्स बिहाइंड दिस इज पॉलिटिकल। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर दैम इट विल certainly have to answer for that before the electorate at the election time। सिंपल सी बात है, अगर आप वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हो तो आपको इलेक्शन में तो जनता को फेस करना पड़ेगा ना, तो जनता आपको बता देगी। सिंपल सा फंडा ये है। क्रिटिसिज्म कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यूटिलिटी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट देखो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट देखो क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी था तो जमींदारी पता थी, बहुत लोगों के पास हजार हजार का एकड़ का ज़मीन था और किसी के पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए वेलफेयर लाया गया, वेलफेयर लाया गया। तो उसमें सबको ज़मीन देने की बात की गई, सबको ज़मीन मिलेगा तभी ना सबको समानता आएगी। तो अब इससे क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही थी, फंडामेंटल जो आर्टिकल 13 है वो उसको रोक रहा था, लेकिन वेलफेयर का काम था तो उसको फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तब जाके ये पॉसिबल हो चुका। उस केस में कॉन्फ्लिक्ट आया था लेकिन सुलझ गया, ठीक। अब देखो इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या था। इन 1951, ठीक है, याद रखना, चंपकम दोहराई रजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि फंडामेंटल राइट भैया इससे डीपीएसपी से बड़ा है। फिर बीच में इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट अलग है, वो अपने क्षेत्र का मालिक है और डीपीएसपी अपने क्षेत्र का मालिक है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो चुका है इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ना होने दिया जाए, ठीक। उसके बाद क्या आता है 1971, ठीक है। 1971 में 25वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें 39B 39C डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31C से ऊपर हो गए, 49, 13 और 31C से ऊपर हो गए, ठीक है। उसके बाद 39C से ऊपर हो गए। फिर क्या हुआ 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि भैया ये जुडिशियल रिव्यू से भी ऊपर हो गए। अमेंडमेंट हुआ, इसमें बोला गया कि ये जुडिशियल रिव्यू से भी अच्छा नहीं, सॉरी एक मिनट, इसमें बोला गया कि ये 39B 39C सुपी ग्रेटर देन 14, 19 एंड 31, और ये भी बोला गया उनको जुडिशियल रिव्यू से भी ऊपर है। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ठीक है हम मान रहे हैं वेलफेयर का काम है 39B एंड 39C, चलो हम ऊपर रख रहे हैं फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31 से, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू से हटेगा नहीं, ठीक। फिर आता है 42 अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी का टाइम था 1976 में। इन्होंने क्या किया कि 39, 30B नहीं, ऑल डीपीएसपी शुड बी ग्रेटर देन आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट से ऊपर कर दिया इन्होंने। अब ये कर दिया फंडामेंटल राइट, तो अब वो जो है डीपीएसपी जो है वो तो तुम्हारा सरताज बन गया, ठीक है। वो तो फंडामेंटल कन्फर्म बाय 14, 19 और 31 से बनाया गया। उसके बाद सरकार पलटी 1977 में, 1978 में इन मिनरवा मिल केस में 98 में इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। अच्छा पहले 1978 की बात करें, 1978 में 44 अमेंडमेंट आ गया, उसमें क्या किया गया 31 को तो एबॉलिश कर दिया गया, 31 को तो सीधे ख़त्म कर दिया गया, और 39B 39C को 14 और 19 से ऊपर रखा गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया। लेकिन इन मिनर्वा मिल केस 1980 में इन्होंने इसको जो है मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेड सब ऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट, ठीक है। However, the instruction was declared unconstitutional invalid, declared unconstitutional invalid by Supreme Court मिनर्वा मिल केस में। फंडामेंटल अब 39B और 39C जो है जो सब थे उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जब मिनर्वा मिल केस आया तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोशिश करके इसको हटा दिया गया। बस ये आपका एक चैप्टर ख़त्म है, यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।